हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए जो 30 सितंबर 2022 को होना प्रस्तावित है, उसके लिए दृष्टि आईएएस का हम लोग जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज है उसका पॉलिटी वाला जो पर्सन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि भारतीय संविधान का, उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको इतिहास और भूगोल वाला वीडियो कवर करा दिया था, यानी कि इतिहास का वीडियो और भूगोल का वीडियो, दो वीडियो मैंने कवर करा दिया था। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, टोटल 150 प्रश्नों की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यह फाइनल रिवीजन होगा आपका। फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम जो 30 सितंबर 2022 को होना प्रस्तावित है, उसके लिए जो दृष्टि है इसका सेक्शनल टेस्ट सीरीज है जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया गया है, उसमें आज हम लोग पॉलिटी के जो टेस्ट है उसको कवर करेंगे, यानी कि भारतीय संविधान का टोटल 150 क्वेश्चन है जैसे कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला मैंने आपको कवर करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, मुझे बोलने में इतनी परेशानी हो रही है, खांसी है, फीवर है और सर्दी जुकाम भी है, थोड़ा सा परेशानी है। लेकिन अब इतना दिन से मैंने आपके लिए कंटेंट दिया है तो आखिरी वक्त में मैं आपका साथ छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा आप लोग। कहीं अगर मिस्टेक होता है बोलने में, कहीं जी घबरा जाता है क्योंकि दम फूल रहा है। चलिए पहला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट करके बताते चलिएगा। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 52वां संशोधन अधिनियम। देखिए दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1985 में पारित किया गया था। इस संशोधन ने भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। किसमें तो 10वीं अनुसूची में इसको जो है शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है और यह कानून 1 मार्च 1985 से लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाला कवर करा दिया था। बिहार समग्र मैंने दृष्टि आईएएस का आज ही कवर कराया है, उसको भी देख लीजिएगा। देखिए 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताते चलूँगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। संविधान में निम्नलिखित 3 तरीकों से आवश्यक संवैधानिक संशोधन किए जा सकते हैं। पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा तथा आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स वर्तमान में हमारे संविधान में अनुच्छेद 51A, यहाँ मैं लिखता हूँ अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं। कितने? 11 मूल कर्तव्य हैं। और इसको किस भाग में रखा गया है? तो संविधान के भाग 4A में रखा गया है। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी तो आप इसके बारे में जानते ही हैं, रूस के संविधान से लिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य की विधान परिषद के उत्साधन या सृजन की शक्ति है? तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये संसद के पास है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले राज्य में विधान परिषद के उत्साधन यानी कि समाप्ति के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विशेष बहुमत से पारित कर दिया है तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला उपराज्यपाल कौन था? तो स्वतंत्रता के बाद जो थे ये जयराम दास दौलत राम थे, और बिहार के 2 ऐसे राज्यपाल बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जी, जो भारत के राष्ट्रपति भी आगे चलकर बने थे। चलिए अभी वर्तमान में फागू चौहान हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्युदंड की सजा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ, ठीक है, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 के एक ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कैदी की मृत्युदंड पर दया याचिका से संबंधित निर्णय लेने में सरकार की ओर से देरी होने पर मृत्युदंड की सजा आजीवन कारावास में परिवर्तित हो सकती है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी। बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 51वां जो संविधान संशोधन था, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 एक ए में, ठीक है, इसको जो है अंतः स्थापित किया गया, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं रहेगी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बताइएगा, तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी सभी समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण जो थी ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी कि प्रारूप समिति, जिसे 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था और इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। टोटल इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, एन गोपालास्वामी आयंगर थे, उसके बाद अगर बात करें अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे, ठीक है, उन्हें बीएल मित्र का स्थान जो है दिया गया था। उसके बाद टी कृष्णामाचारी थे, उन्होंने डीपी खेतान का स्थान लिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये 7 लोग थे, इसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ठीक है, ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या, तो विधानसभा में 243 है, ठीक है, विधानसभा में कितनी है 243 है, ध्यान रखेंगे। और इसमें से 38 सीट जो है ये अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, और 2 सीट जो है ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है 243 में से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि संसद की जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करता है। तो यहाँ पर देखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष दिया गया है, उसके बाद अगर उसकी अनुपस्थिति है तो उपाध्यक्ष यह कार्य संभालता है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष भी है। देखिए राष्ट्रपति और राज्यसभा का जो अध्यक्ष है यानी कि राज्यसभा का सभापति, ये संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, चूंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा राज्यसभा का सभापति और राष्ट्रपति। उसके बाद देखिएगा कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को पद की शपथ जो है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परिषद यानी कि सीएजी कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बताइए, तो यहाँ पर देखिएगा कि कैग के पद का उल्लेख संविधान के भाग 6 के अंतर्गत किया गया है, गलत है, भाग 5 में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 148 से 51 कैग से संबंधित प्रावधान करते हैं, ये सही है। कैग गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स होता है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए वह केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रत्यक्षतः क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं को सौंपता है, प्रत्यक्षतः वह संसद को नहीं सौंपता है। देखिए राष्ट्रपति को यह सौंपता है ऑडिट रिपोर्ट और राज्यपाल को सौंपता है, जो उसे क्रमशः संसद के दोनों सदनों और राज्यपाल जो है राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। यह डायरेक्ट नहीं रखता है, यह राष्ट्रपति को देता है और राज्य विधानसभाओं में जो सौंपता है वो राज्यपाल सौंपता है, तो मतलब राज्यपाल को देता है। तो ये वाला गलत हो जाएगा और आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। तो यही गलत पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो ए और डी जो है सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो वर्तमान में संजय करोल जी हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये विदेशियों के लिए नहीं है। बाकी यहाँ पर देखेंगे कि विधि के समक्ष समानता, जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण, उसके बाद अस्पृश्यता का अंत, ये सब है। क्लियर।
चलिए उसके बाद किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने के संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश की थी? तो यह आपका था दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति। इन्होंने वर्ष 1990 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश की थी। उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है संविधान के भाग 4 में। चलिए आगे बढ़ेंगे कि नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन सा है? बताइएगा राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। और अभी वर्तमान में टोटल नगर निगम कितना है? तो बिहार में टोटल 19 नगर निगम है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोटल 19 नगर निगम है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है यह किसके पास है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति उसे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं देती है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारतीवाद 1973। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथवाद जो 1967 में दिए गए अपने निर्णय को खारिज कर दिया और इसने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की यानी 1971 की वैधता को बरकरार रखा और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से सरदार सोवन सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है? तो मैंने आपको बताया था कि मूल कर्तव्य। ठीक है, यानी कि सरदार सोवन सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 था, बाकी आप जानते हैं। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 5 ऑप्शन में नहीं है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो कितने हो गए? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, और न्याय जो है 3 प्रकार का न्याय का जिक्र किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है? तो ये भाग 15 में है, आपको भी पता है, अनुच्छेद 324 से 329 तक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के कौन है? जरा आप कमेंट करके बताइए। देखिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करें। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है कौन? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री करते हैं, इंपॉर्टेंट है। सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति आदेश 1990 द्वारा अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के आधार पर इसकी व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 263, ध्यान रखिएगा। नागरिकता के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता वाला जो है यह भाग किस में है? भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, अनुच्छेद 51 में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत से पराजित हुआ था या हुए थे? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए एक तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, एच.डी. देवगौड़ा थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान से पराजित हुए थे।
तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति न्यूनतम आयु पूरा कर चुका हो, तो न्यूनतम कितना, 35 वर्ष। कितना, 35 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। उसके बाद देखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए, प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है, बाकी जितने भी है सही दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, बाकी जितने भी स्टेटमेंट है सही दिया गया है। ये सकारात्मक प्रवृत्ति आरोपित करते हैं, न कि नकारात्मक। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ प्राधिकृत या वारंट द्वारा है, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपका अधिकार परीक्षा है, अधिकार परीक्षा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। टोटल 5 प्रकार की रेट हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब को प्रस्तुत किया जाए। परमादेश, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, रोकना। अधिकार परीक्षा, प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। उत्प्रेषण, प्रमाणित होना या सूचना देना। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित है, बताइए। दोनों मिला के पूछा गया है, तो ये आपकी 6ठी अनुसूची है। ठीक है, 6ठी अनुसूची में क्या है, तो 6ठी अनुसूची जनजातीय समुदाय को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करती है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 6ठी अनुसूची के तहत ही स्वायत्त क्षेत्र हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसके अनुशंसा पर मनी बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है, तो ऑब्वियसली राइट आंसर इसका राष्ट्रपति हो जाएगा। कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अनुच्छेद 110 याद रखिएगा। ठीक है, इसी के द्वारा जो है धन विधेयक को ऐसी ड्राफ्ट लॉ के रूप में परिभाषित किया गया है। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। तो देखिए, इसमें से जो सही है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, ये भी सही है। अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, और कोरम दोनों सदस्यों के कुल सदस्य का 1/10 भाग होता है। संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होगा, तो सभी सही है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं किया गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में। भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में जोड़ा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 2002 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इस अधिकार को जोड़ा गया, और यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित भी हुआ है। अनुच्छेद 21A में घोषणा किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है, तो आपको भी पता है अनुच्छेद 123 है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होगी, तो ये कहा गया आपका किसमें, तो अनुच्छेद 74 में। ठीक है, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार प्रधानमंत्री का नेतृत्व के साथ मंत्रिपरिषद होगी, जो राष्ट्रपति एवं उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सलाह एवं परामर्श देगी। इसी सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से और सामूहिक रूप से 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय संविधान के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी संरक्षण उपाय से संबंधित मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किसी राजनीतिक दल को कितने राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो कम से कम 4 राज्य में। ठीक है, कम से कम 4 राज्य में।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है। बिहार करंट अफेयर वाला वीडियो देख लीजिएगा, बिहार करंट अफेयर्स का। तो वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 76 भारतीय महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है और वह केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का मुख्य अधिवक्ता होता है। क्लियर, महान्यायवादी केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा होता है और वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 उन सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है जिनकी संख्या है, तो जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक है। पंचायती राज में ये वीडियो मैंने आपको कवर करा दिया था, मतलब ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है, इसमें से बताना है निम्नलिखित में से। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में टोटल 294 है। पश्चिम बंगाल में टोटल कितना है, 294 है। बिहार में 243 है, यहाँ पर देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कितना है, तो मध्य प्रदेश में 230 है। आंध्र प्रदेश में कितना है, तो 175 है। यहाँ पर टोटल 294 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य में कार्यपालिका का भाग नहीं है, तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इसमें से विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ये कार्यपालिका का भाग जो है होते हैं और विधानसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस रिट को न्यायालय द्वारा किस व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। तो यह रिट है अधिकार परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला मुख्यमंत्री था, तो बिहार का जो पहला मुख्यमंत्री था ये श्री कृष्ण सिंह थे। केंद्रीय सूचना आयुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसको, तो कार्मिक मंत्रालय को। किसको, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है CIC, यह प्रस्तुत करता है किसको, तो यह कार्मिक मंत्रालय को। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में कब आया था, तो फ्रेंड्स यह आया था आपका वर्ष 1949 में। ठीक है, निम्नलिखित गणमान्य पद धारकों में कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है, तो इसमें से लोकसभा का जो स्पीकर होता है यह सबसे सर्वोच्च स्थान पर है। ठीक है, चलिए उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल आ जाएगा, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडलीय मंत्री, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यसभा का उपसभापति। सर्वोच्च ये है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए 38 है और जनजाति के लिए 2 है। चलो उसके बाद देखिए संविधान के बोला नहीं जा रहा है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 163 के तहत। ठीक है, बिहार में कितने जिले हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 38 जिले हैं बिहार में, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा कि 1952 में गठित किया गया था, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को इसका पहली बार गठन किया गया था। 6 वर्षों के लिए इसके सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सभाओं के सृजन का अधिकार प्राप्त है, ये भी सही दिया गया है। तो 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो ये 5 वर्ष का होता है। बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में कितना, विधान परिषद में 75। उसके बाद देखिएगा कि किस संविधान संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, बताइए राइट आंसर इसका। तो ये आपका 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो फ्रेंड्स यह करता है अनुच्छेद 153। ठीक है,
चलिए, और वर्तमान में बिहार के फागू चौहान हैं। देखिए, पूछा गया है कि बिहार से नवगठित राज्य झारखंड में कितने जिलों को स्थानांतरित किया गया। तो टोटल जो है 55 जिलों में से 18 जिला झारखंड को और 37 जिला बिहार को, और बिहार का 38वां जिला जो था ये कौन था, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, बिहार में वर्तमान में 38 है। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो है अलग राज्य के रूप में बना था। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका 18 हो जाएगा। ठीक है, मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो मगध प्रमंडल का जो मुख्यालय है, अच्छा, बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, मगध का मुख्यालय गया में है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और नवादा जिले शामिल हैं। बिहार दिवस तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, जल जीवन हरियाली आपको पता है। बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है। तो आधिकारिक भाषा इसकी हिंदी है और उर्दू भी है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। हिंदी उर्दू दोनों हैं। वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन सा है, बताइए राइट आंसर। वर्तमान में, यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा, प्रश्न इसलिए मैंने पूछ दिया है कि कभी चेंज हो जाएंगे तो उसमें जो नए चुनाव आयुक्त होंगे उसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड्स, यह कौन दिलाता है, तो यह दिलाता है आपका यूपीएससी का वरिष्ठतम सदस्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी। नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.के. धर के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जिससे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता का विचार किया था। लेकिन इस आयोग ने भाषाई आधार के बजाय ऐतिहासिक और भौगोलिक आधार सहित प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर बल दिया था। उसके बाद देखिएगा आपका जेबीपी। ठीक है, जेबीपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की समिति का गठन किया गया था, और इस समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन के विचार को अस्वीकार कर दिया था। तो आपका एक तो यहाँ पर हो गया, मैंने एक आपको बता दिया कौन सा, तो मैंने एक आपको बता दिया एस.के. धर का। ठीक है, एस.के. धर का, यहाँ पर देखिए धार आयोग, जेबीपी समिति, ये मैंने बता दिया। तो वैसे ही आपका नहीं की थी, तो वैसे ही ऑप्शन ही हो जाएगा। तेलुगु भाषा 1953 में तेलुगु भाषा के जो लोग थे उनके लिए पहली भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, आपको पता है 1953 में। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है। तो यह भाग जो है, ये भाग आपका 14A है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रावधान से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 143 है। राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह देने का अधिकार सौंपा गया है। न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों को प्रेरित हमलों एवं अनुसूचित आलोचना से बचाने का प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय की अवमानना अधिनियम लाया गया था, इसको 1971 में लाया गया था। ठीक है, कुछ प्रश्न बहुत ही स्टैंडर्ड हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है, उनको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है। तो यह जो देश है, यह देश कौन सा है, जापान है। ठीक है, जापान है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, यह करता है गृह मंत्री। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के अतिरिक्त किसी भी स्थान को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार दे सकता है। तो यह भारत का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संविधान का अनुच्छेद 15 मौलिक प्रावधानों के तहत भेदभाव का आधार नहीं है। फ्रेंड्स, अब आज इतना ही रहने देते हैं, नहीं हो पा रहा है, आई एम सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लीजिए, कल स्वस्थ हो जाऊंगा, कुछ ठीक हो जाऊंगा तो कल फिर आपके लिए दूसरा कंटेंट लेकर के आऊँगा। इसका आंसर बता दीजिएगा कमेंट करके,
और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नाराज़ मत होइएगा, नहीं हो पा रहा है।